बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। बैटल ऑफ एशिया कप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस ओमान। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, बैट का फैसला किया, 160 रन बनाए, 7 आउट हो गए। ओमान की टीम मैदान में उतरती है, 67 स्कोर करती है, ऑल आउट होती है और पवेलियन लौट जाती है। रन रेट भारत के मैच की बात करें तो 10+ रहा, लेकिन पाकिस्तान के मैच की बात करें तो ओनली 4+ रहा। इसका कितना असर होगा आने वाले मैचेस पे, या फिर करीब करीब पहुंच के 2-4 मैचेस खेले जाएंगे? तो इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जिद्रा, आप कैसी हैं? आई एम गुड। कल का मैच कितना एंजॉय किया आपने? कल बड़ा इगर थे आपके जी, मुझे मैच देखना चाहिए। मुझे मैच देखना, और मैंने बॉल टू बॉल मैच देखा। और जो मैं सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान जिस तरह से एग्रेशन के साथ ट्राई नेशन सीरीज जीता और ये भी जीत लेंगे, लेकिन ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान ने 100 के बड़ी आसानी के साथ इस मैच को जीत लिया कंसेक्यूटिवली, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस मैच में कुछ और अच्छा करना चाहिए था। हालांकि हम 67 स्कोर पे ऑल आउट कर दिया इमरान, अब वो क्या करेंगे? लेकिन 100+ रन से जीतते ना। मैंने कल आपको कहा था कि अगर इंडिया ने यूएई को 57 पर आउट किया, हमें 50 पर आउट करते। और देखिए ना, ओवर कितने खेल गए, 16.1 ओवर खेल गए। मतलब आपके लड़कों में वो एबिलिटी नहीं है कि आप किसी को पुश बैक करके दीवार के साथ लगा के मैच जीते। फिर आपने टॉस जीत कर क्या किया? टॉस जीत कर आपने पहले की बैटिंग। अगर आपने टॉस जीत कर बैटिंग ही करनी थी तो कम से कम वो 200+ रन तो करते ओमान की टीम के अगेंस्ट। अगर ओमान की टीम ओमान जैसी टीम के खिलाफ अगर आप ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत तगड़ी है। इसका मतलब है कि आपने अगर ओमान के खिलाफ 160 किए हैं और 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो फिर आप 120-25 इतने रन आप करेंगे। इससे ज़्यादा रन मुझे नहीं लगता होंगे। और अगर इंडिया ने पहले खेलते हुए कोई 150-170 रन बना दिए तो फिर वो मामला बहुत ख़राब है। वो आपको इतने रन्स बनाने नहीं देंगे, वो ना पहले बनाने देंगे इतने रन्स, ना बाद में बनाने देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि पाकिस्तान ने इंडियन जैसी टाइट बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इतने ज़्यादा रन्स बना दिए। कल पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने सिर्फ एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को इन फॉर्म लाने के लिए, मोहम्मद हारिस को उनका नंबर 6 से 3rd पे ले आया, 6ठा नंबर से उन्हें लेके आया 3रे नंबर पे। उससे आपने अपना बैटिंग ऑर्डर भी सारा चेंज किया, जिसका इफेक्ट आपकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर पड़ा। आप जब हारिस ने ऊपर से सारे ओवर खेले, तकरीबन उन्होंने 40+ बॉल खेले हैं और उन्होंने 67 रन बनाया, तो आप ये देखें कि नीचे आने वाले लोगों के पास कितने बॉल बचे। फिर नीचे मोहम्मद नवाज हसन नवाज बहुत अच्छा खेलते हैं, वो नीचे से आके प्रेशर में खेले, वो डॉट बॉल खेलते रहे। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्लेयर्स के माइंड को डिस्टर्ब करती हैं कि उसका ओरिजिनल नंबर चेंज हो जाता है। नहीं, स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक नहीं थी प्लेयर्स की। नहीं, टीम कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहिए था आपको। यानी हारिस 6 पे थे तो हारिस को 6 पे ही रहना चाहिए ना भाई। आप कैसे बैट्समैन है कि आपको कोई नंबर की जरूरत है? फिर जिस बंदे ने आपके लिए नंबर छोड़ा है, मिसाल के तौर पर आपके लिए नंबर छोड़ा है जी फखर जमान ने, वो बंदा कहता है मुझे किसी भी नंबर पे खिला दो, मैं रन करके दिखाऊंगा। तो भाई आप भी तो रन करके दिखाओ ना। आप नहीं होगा बैटर, आप नहीं क्या उतने, या आपको थोड़ी कम वैल्यू मिलती टीम के अंदर? भाई आपको भी चाहिए था कि मुझे मेरे ही नंबर पे खिलाओ। और फिर टीम मैनेजमेंट ही किस तरह से ये फैसला कर लिया? अच्छा, फिर ऐसा ही तो है ना, चाहे देखें जो ग्राउंड में परफॉर्म करेगा बात तो उसी की होगी, चाहे वो 7वें नंबर पे खेले, चाहे वो 8वें नंबर पे खेले या 9वें नंबर पे खेले। अगर 9वें नंबर वाला भी ग्राउंड में परफॉर्म कर जाता है तो आपको पता है उसकी तो ज्यादा वाह होती है। एग्जैक्टली। तो फिर ये नंबर्स क्यों हमारे दिमागों पे चढ़े हुए हैं? ये नंबर दिमागों पे इसलिए चढ़े हुए हैं कि हर बंदे को पता होता है कि मेरे 10 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक, और मैं अगर और 2-3 मैचेस में बाहर ना हुआ तो मुझे तो फारिग कर देंगे, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। फिर यही वो चीजें हैं, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला आता है कि क्या आप इतने ही किसी के क्लोज हैं कि उसने आपको मेकशिफ्ट नंबर पे आप चले गए। देखें ये चीजें आपकी टीम के अंदर बिगाड़ लेके आती हैं, और उसका असर जो मुझे दिखाई दिया कल, वो आपका जो मेन स्ट्राइकर था हसन नवाज का स्ट्राइक रेट जो पिछले मैचेस में रहा वो 200 के करीब रहा, लेकिन कल उन्होंने 15 बॉल खेलकर सिर्फ 9 रन बनाए। तो मतलब कि आपने उसको कॉन्फिडेंस शेल्टर किया, आपने उसको बताया कि हाँ भाई तुझे कहीं भी हम धक्का लगा सकते हैं, तुझे 7वें नंबर भी भेज सकते हैं अगर हमने किसी ऐसे बंदे की परफॉर्मेंस ऊपर लेके आनी। कल के मैच में गलतियां की हैं, अगर ये गलतियां करेंगे तो ये गलतियां आपके काम आने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरह से कल मैंने ओमान के प्लेयर्स को आउट होते हुए देखा, स्पेशली पहले 3 प्लेयर्स,
वो उसमें कोई बॉल में ऐसा कमाल नहीं था कि वो उस बॉलिंग की वजह से आउट हो, वो अपनी गलत, क्योंकि उनको तजर्बा नहीं है ना खेलने का, तो उस वजह से आउट हो गए। तो आपको क्या लगता है कि कल जब शुभमन गिल खेल रहे होंगे, पंट खेल रहे होंगे या बाकी प्लेयर खेल रहे होंगे, तो क्या वो आपके सामने इस तरह बिगी बिली बन के खेलेंगे? नहीं भाई, वो किसी और क्लास के, किसी और स्टैंडर्ड के खेलेंगे। यस, सो पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं तो बहुत सारी हैं, ढेरों दुआएं हैं, लेकिन दुआओं के साथ साथ अमल दखल का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो क्या आप करते हैं? कल मुझे तो कल के लिए बड़ा ख़तरा मिल रहा है। इमरान, भारत ने मैच खेला रन रेट 10+, हमने मैच खेला ओनली 4+। देखिए, भारत की टीम का नेट रन रेट इसलिए ज़्यादा था कि उन्होंने यूएई की टीम को 57 रन पर आउट किया, जो अचीवेबल टारगेट था उनका, उन्होंने उसको जस्ट 4.3 ओवर में मुकम्मल किया। हमने क्या किया? हमने किया 10 ओवर, हमारा जो रन रेट बनता है ना, वो बनता है ऑलमोस्ट 8, ऑलमोस्ट डायरेक्ट 8 ही बनता है। 160 किए ना, तो 20 ओवर में 8 की एवरेज से हम खेले, पर इंडिया 4.3 ओवर्स के अंदर उन्होंने 60 रन खेले, वो खेले 15 की एवरेज के साथ, मतलब 300 रन के हिसाब से वो खेले। तो अगर वो 300 रन के हिसाब से खेले तो आप खेले 160 के रन से, मतलब आप आधा, जो देखिए बैट्समैन के ऊपर मेन चीज़ क्या होती है कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है। आपके दोनों तीन, बल्कि किसी भी बैटर का स्ट्राइक रेट जो है 200 के पास, नीचे से शायद मुझे लगता है फ़हीम अशरफ ने कोई 2-4 गेंदों पे कुछ 10-12 रन किए, पर ऊपर से आपका जो मोहम्मद हारिस खेले हैं वो भी 153 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, और आपके जो साहबजादा फरहान है, हालांकि वो आपके मेन स्ट्राइकर हैं, वो आकर ऊपर से उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से खेला। T20 में ये काबिल कबूल नहीं है, जो इंडियन प्लेयर खेलते हैं वो 180, 170, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो वो तो खुला खेलते हैं। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने प्लानिंग क्या करनी है कल के मैच में। क्या आप वही पुराने प्लान के साथ आते हैं जो आपने ट्राई नेशन सीरीज के अगेंस्ट अपनाया था, या आपने सो कॉल्ड जो कल वाला प्लान बनाया था उस प्लान के साथ आते हैं? ये तो हमें पता चल गया है कि बॉलिंग इमरान नाराज हैं भाई, कल के प्लान से इमरान खासे नाराज है, जितना इनको वेट था ना उतने मायूस हो गए हैं। अच्छा, जो ओपनर्स के दरमियान क्या कोई कम्युनिकेशन गैप था, कोई गलती थी जो आउट का? अच्छा, ओपनर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। जो साइम अयूब है, वो क्या हुआ? बेसिकली साइम अयूब का अपना एक अंदाज है खेलने का, ठीक है, वो ऑन साइड पर खेलना बहुत पसंद है उनको। वो मिडिल एंड ऑफ या ऑफ स्टंप पर भी बॉल पड़ा हो तो उसको भी खींच कर लेग साइड पर ले जाते हैं, और वो कोशिश होती है उनके आगे गिरा हुआ बॉल, जिसको वो नो लुक शॉट कहते हैं। कल जब उन्हें जो ओमान के बॉलर थे, उन्होंने जब उन्हें बॉल किया तो वो स्लोअर वन था, बहुत ढीला बॉल किया, और वो इस चक्कर में थे कि बॉलर नया है तो शायद तेज बॉल करेगा, लेकिन वो, मैं कहता हूँ, बड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग बॉलर था, जिन्होंने पूरी लेंथ के ऊपर, मिडिल स्टंप के ऊपर स्लो बॉल किया, और वो साइम अयूब डिसीव हुए। डिसीव होने के बाद वो आउट होके बाहर चले गए। साहबजादा फरहान भी मुझे कुछ अच्छे टच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ओपनर वाला कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि हाँ वो अच्छे ओपनर की तरह बड़ा खुला खेल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल साहबजादा फरहान और साइम अयूब अच्छा स्टार्ट देते हैं 50-60 रन का, तो फिर नीचे से आने वाले बैटर जो है वो उनको थोड़ा सी राहत होगी कि हाँ कुछ रन बने में बोर्ड के ऊपर, हम नीचे से खेले। पर स्पिनर्स को कैसे टैकल करेंगे? मैंने एक जगह पे बैठे हुए कहा था कि हसन नवाज स्पिनर के अगेंस्ट फ्लॉप होगा। हसन नवाज कल स्पिनर के अगेंस्ट फ्लॉप हुआ, पूरा मेडन ओवर खेल चले थे, लास्ट बॉल पर सिंगल हुआ। वही समझ नहीं आ रही मुझे कल की, मेरे दिमाग से चीज़ें निकल रही कि यार अगर आपसे ओमान के स्पिनर नहीं खेले गए तो आप फिर इंडिया के स्पिनर कैसे खेलेंगे? अच्छा इमरान, आप मुसलसल जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जब भी भारत की पाकिस्तान की बात होती है मैचेस की, आप स्पिनर्स पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि भाई स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे। तो हम लोग अपने होम ग्राउंड्स में क्या करते हैं, हमारा जो NCA का कैंप लगता है हम उसमें क्या करते हैं, या फिर हमारे पास उस लेवल के स्पिनर्स या उनको वो बॉल ही नहीं मिल रहा है कि जिस पे वो प्रैक्टिस कर सके? देखिए, आपने जिन स्पिनर्स को खिलाया है आप उन्हें ऑन एंड ऑफ बाहर करते रहते हैं। 2-4 मैच अंदर रखा, 2-4 मैच बाहर कर दिया। आप कभी इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, कभी आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप जिस टूर में जाते हैं आप इन्हीं लोगों का जो ग्रुप लेके जाते हैं। ठीक। इंडिया जाता है वो अपनी कंडीशंस के साथ, उन कंडीशन के साथ, जिन कंडीशंस के साथ उन्हें उस तरह के बॉलर लेके जाना चाहिए, वो वही काम करता है। बट आपके पास एक 20-25 लोगों का ग्रुप है, आप उसी ग्रुप को आगे पीछे करके लेके जाते हैं। आपको कम से कम इन प्लेयर्स का 2-2, 3-3 लोगों का बैकअप होना चाहिए। आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जब खेलने के लिए, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जब आप मिडिल ईस्ट के अंदर खेलते हैं तो तब आपकी बॉलिंग लाइनअप डिफरेंट होनी चाहिए। क्या आप उस हिसाब से करते हैं, काम नहीं करते? अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं, अगर आप
ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आपकी वही स्पिनर है 3, वही 3-4 फास्ट बॉलर हैं, उन्हीं को खिलाई जाते हैं। इंडिया के पास एक बंदे के पीछे 5-5, 6-6 बंदे हैं और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उन्होंने फास्ट बॉलर कितने लेके जाने हैं, स्पिनर कितने लेके जाने हैं। आपका ग्रुप जब भी जहाँ भी चलता है, चले बांग्लादेश से चलते हैं, बांग्लादेश जब हमने 3 मैचेस की सीरीज खेली थी, वहाँ से जब वेस्ट इंडीज़ गए, वेस्ट इंडीज़ से होकर हम वापस आए हैं, तो आप अपनी टीम का ज़रा चेक तो करें। 11 साइड वही आपकी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वनडे के बाबर और रिजवान को बाहर किया, लेकिन प्लेयर तो आपके पास वही है ना वनडे, और जब वनडे आएगा तो बाबर रिजवान उस पर वापस आ जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या मैसेज दे रहे थे, कितना कॉन्फिडेंट थे, कितना जो है वो जेस्चर क्या थे, क्या देखा? देखिए मुझे कल कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, जिनमें मैं अपनी टीम के स्पिनर्स को कहूँगा बड़े ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि हाँ यार चक्कर ही कोई नहीं, हम तो आराम से आउट कर लेंगे। और अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो बैट्समैन मुझे कंफ्यूज दिखाई दिए। अच्छा। एक ओवर कॉन्फिडेंट है, दूसरा कंफ्यूज है। अब हमें तवाज़ुन चाहिए भाई, हमें तवाज़ुन चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होना और फिर कंफ्यूज होना आपकी बैटिंग लाइनअप का, ये फिर आपकी मैनेजमेंट का कसूर है कि आपने अपने लड़कों को खींचा क्यों नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट यूँ कि ग्राउंड के अंदर बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि यार अच्छा हल्की टीम है, बट मैंने इंडिया की टीम को नहीं देखा कि वो बड़े रिलैक्स होकर खेल रहे हैं। वो पूरे एग्रेशन के साथ आए, उन्होंने आया अपना इंटेंट शो किया, जो इंटेंट उनका बनता था उसी इंटेंट के साथ वो गए और उन्होंने पहला मैच अपना जीता। पर पाकिस्तान के लिए कबल वक्त होगा इतनी बड़े बड़े दावे करना कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कल मैदान लगेगा तो पता चलेगा क्या होगा। इमरान, ऐसा क्यों है कि अगर अल्लाह ना करे ऊपर वाले जो हमारे ओपनर्स होते हैं वो जल्दी पवेलियन चले जाते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, मिडल ऑर्डर की तो वैसे ही बस हो जाती है, क्यों मिडल ऑर्डर हमारा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई ऊपर वालों से नहीं कुछ हो पाया तो इट्स ओके, हम हैं ना, हम भी तो टीम का हिस्सा हैं। देखिए जो आपके ओपनर अगर रन्स नहीं करते तो मिडिल ऑर्डर को रन्स कैसे करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हमेशा से बहुत बड़ा सवाल खुद से रही है। सो इसके लिए लगता है कि आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगी। जिस तरह से माइक हैसन जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं वो जिस प्लान के साथ आ रहे हैं, वो उनका प्लान तो अच्छा है कि आपके पास वैसा स्टाफ है जो उनके प्लान को अडॉप्ट करे, इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है इमरान, वापस आते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आकर मजीद भी बात करते हैं। आज का मैच श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, श्रीलंका दिफाई चैंपियन, लास्ट एशिया कप जो है वो श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका की तो पूरी कोशिश होगी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना है। बांग्लादेश की टीम भी हल्की नहीं है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।